चील, हम किसी से नहीं डरते। ये हमारा त्योहार है और हम इसे खुशियों के साथ मनाएंगे। हमारे उत्सव में आग जलाने की परंपरा है। वो आग हमारी मेहनत और अच्छाई की प्रतीक है। हम उसे जलाकर ये साबित करेंगे कि अच्छाई हमेशा बुरी ताकतों से बड़ी होती है। एक सुंदर सी सुबह जंगल में हर जगह हरियाली और खिलते फूलों की खुशबू फैल रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घर से बाहर आई और आसमान में उड़ी। वो बहुत खुश थी क्योंकि आज जंगल में लोरी का उत्सव मनाया जाना था। ये दिन हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता था और सभी पक्षी इसे बड़े धूमधाम से मनाते थे। आज सभी पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि वो इस त्योहार का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में एक कागज के फूल का गुलदस्ता लिए उड़ती हुई जंगल के बीचों बीच खड़े बड़े पेड़ पर पहुंची। वहां पहले ही बहुत से पक्षी इकट्ठा हो चुके थे। टुनटुनी चिड़िया ने खुश होकर सभी पक्षियों से कहा, नमस्ते दोस्तों, लोरी का त्योहार है और हम सभी इसे साथ मनाने वाले हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। कालू कौवा, हरिया तोता, पिंकी बुलबुल और कुछ और पक्षी भी वहाँ पहले से ही बैठे थे। हर कोई बहुत खुश था। तभी कालू कौवे ने कहा, टुनटुनी चिड़िया, तुम आई तो सही, लेकिन हमें ये बताओ कि लोरी के दिन क्या क्या खास करना होता है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, लोरी का त्योहार हमारे जीवन में गर्मी और खुशी लाता है। हम आज आग जलाएंगे और उसके चारों ओर डांस करेंगे। एक दूसरे को तिल और गुड़ की मिठाई देंगे और सबसे जरूरी बात, हम सब एक साथ मिलकर जंगल की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। तभी हरिया तोता ने तुरंत पूछा, क्या हमें इस बार कुछ नया करना होगा? हर साल हम यही सब करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, फिर बोला, इस बार हम कुछ नया करेंगे। हम सब मिलकर जंगल के सभी पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे ताकि हम सबका जीवन और भी खुशहाल हो। कोयल, जो हमेशा बहुत प्यारी आवाज में गाती थी, उसने कहा, मैं एक सुंदर गीत गाऊंगी जो सबको खुशी दे और उसे सुनकर आप सब बहुत खुश होंगे। हरिया तोता, जो अक्सर हर पक्षी से मजाक करता था, वो बोला, मैं तो तुम्हारे गाए हुए गाने के साथ नाचूंगा। हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। सभी पक्षी खुश थे और उत्साह से भर गए थे। वो सोचने लगे कि कैसे और क्या नया किया जाए ताकि लोरी और भी यादगार बन सके। तभी अचानक जंगल के ऊपर से बहुत बड़ी परछाई गुजरी। ये कोई और नहीं बल्कि शिकारी चील था। वो हमेशा से ही अपनी ताकत दिखाने के लिए जाना जाता था। शिकारी चील ने देखा कि जंगल में सभी पक्षी उत्सव मना रहे हैं। ये सब मजाक है, मुझे ये सब पसंद नहीं आता। मैं इस लोरी उत्सव को बर्बाद कर दूंगा। चील ने आकर टुनटुनी चिड़िया से कहा, तुम सब कितना बेकार का उत्सव मना रहे हो। क्या फायदा है इन सब बकवास बातों में। टुनटुनी चिड़िया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, शिकारी चील, ये हमारा त्योहार है और हम इसे खुशी से मनाएंगे। तुम चाहो तो हमारे साथ आकर इस उत्सव में शामिल हो सकते हो। चील ने हंसते हुए बोला, तुम लोग इसे खुशी से मनाओ, मैं इसे देखने आऊं या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल में मेरी हुकूमत है। शिकारी चील, हम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे और तुम देखते रहना हम सब कैसे खुशी से त्योहार मनाएंगे। फिर सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग गए। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया ने फूलों और रंग बिरंगे पत्तों से जंगल के बीचों बीच एक सुंदर मंडप सजाया। कोयल ने अपना गाना तैयार किया और कौवा और तोता नाचने की तैयारी में लग गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था और लोरी की रात करीब आ रही थी। तभी शिकारी चील ने सोचा, अब मुझे इन सभी को सबक सिखाना होगा। वो जंगल के ऊपर उड़ा और एक पेड़ से तीर की तरह नीचे आकर सभी पक्षियों के बीच उनकी हंसी उड़ाने लगा। तुम लोग नाच गाकर क्या हासिल करोगे? कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी सभी कोशिशों को नाकाम कर दूंगा। लेकिन टुनटुनी चिड़िया डरने वाली नहीं थी। उसने कहा,
चील, हम किसी से नहीं डरते। ये हमारा त्योहार है और हम इसे खुशियों के साथ मनाएंगे। हमारे उत्सव में आग जलाने की परंपरा है। वो आग हमारी मेहनत और अच्छाई की प्रतीक है। हम उसे जलाकर ये साबित करेंगे कि अच्छाई हमेशा बुरी ताकतों से बड़ी होती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पक्षी एकजुट हो गए। अब वो सब मिलकर जंगल में एक बड़ी सी आग जलाने की तैयारी करने लगे। जब आग जलने लगी तो उसका गर्म जोश और उजाला पूरे जंगल में फैलने लगा। चील ने देखा कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मैं अब कुछ नहीं करता तो ये उत्सव सफल हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी पक्षी इकट्ठे हो गए थे और कोई भी चील की बातों से डरने वाला नहीं था। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, ये लोरी की आग है। ये हमारी समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। शिकारी चील। सभी पक्षी खुशी से झूमने लगे और आग के चारों ओर नाचने लगे। कोयल ने अपना मधुर गीत गाया और बाकी सभी पक्षियों ने मिलकर तालियों की आवाज से उसे सहारा दिया। चील ने देखा कि अब सब कुछ शांति पूर्वक हो रहा है। उसे समझ में आया कि खुशी का कोई रास्ता बुरा नहीं हो सकता और जब सब मिलकर खुशी से रहते हैं तो बुरी ताकतें हार जाती है। और फिर वो आग के पास आया और कहा, मुझे भी इस खुशी में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, तुम सभी ने मुझे ये सिखाया कि जीवन में खुशी और मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, चील भाई, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हमारे इस लोरी के उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं। इस तरह चील भी उत्सव का हिस्सा बन गया और सभी पक्षियों ने एक साथ मिलकर लोरी की रात का आनंद लिया। जंगल में वो रात बहुत खास बन गई और सभी पक्षियों को यह एहसास हुआ कि एकता में शक्ति होती है। आखिरकार लोरी का उत्सव न केवल जंगल के पक्षियों के लिए खुशी का कारण बना, बल्कि शिकारी चील को भी ये समझ में आया कि अच्छाई और खुशियों का सामना करना कभी गलत नहीं हो सकता। सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहते थे और चील ने भी अपने पुराने रास्ते को छोड़कर एक नया अच्छा रास्ता अपनाया। यही थी टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों की कहानी, जिन्होंने एकता और खुशी के साथ लोरी का त्योहार मनाया और जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार किया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपकी ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है, चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपनी अपनी भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है, आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है।
पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। पूरे जंगल में सूखे जैसे हालात बन गए थे। हर तरफ पक्षी बस इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर इस वर्ष बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो सारे दरिया तालाब सूख जाएंगे और इस तरह उनके पीने का पानी का इंतजाम किस प्रकार हो पाएगा। तभी एक दिन, अरे हरिया तोता, तुमने देखा? आज तो सुबह से ही बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा शाम तक लगता है बारिश हो जाएगी। अरे सही कहते हो कौआ भैया, इस साल तो बारिश का मूड देखने के लिए तरस गए थे। लगता था कि सूखा ही पड़ जाएगा, लेकिन अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे आज तो लगता है जमकर बारिश होगी। इसी तरह जगह जगह पर पक्षी आसमान में आते बादलों को देखकर खुश हो रहे थे। शाम होते होते पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया था। उसके बाद तेज हवाएं चलने लगी और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। अरे टुनटुनी, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ। अरे न जाने कितने दिनों बाद ऐसा सुहाना मौसम हुआ है। आज तो पकौड़े खाकर मैं जी भर कर नाचूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ गर्मा गर्म पकोड़े। मैं भी तो इस मौसम को देखकर बहुत खुश हूँ। आज तो मैं भी आपके साथ नाचूंगी। टुनटुनी चिड़िया पकोड़े बना ही रही होती है कि अचानक वो सुहाना मौसम एक भयानक रूप ले लेता है और बारिश इतनी तेज होने लगती है कि देखते ही देखते जंगल में पानी भरने लगता है। कच्चे घोंसलों में रहने वाले पक्षियों के घर टूटकर गिरने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार मचने लगती है। तभी टुनटुनी के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे क्या हुआ कालू भाई, इतनी रात गई, इतनी तेज बारिश में आप हमारे गए? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊं, आज की इस बारिश में तो हम कच्चे घोंसलों में रहने वालों के तो घर ही टूटकर गिर गए। अब मेरे दोनों अंडे भी इस बारिश में बह गए। अगर हो सके तो मुझे और मेरी पत्नी को आज रात के लिए अपने घर में रख लो। आपका बड़ा एहसान होगा। सभी पक्षी मदद मांगने के लिए आपके जैसे पक्षियों की उम्मीद किए बैठे हैं। अरे क्यों नहीं कालू भाई, आप और आपकी पत्नी आज रात के लिए हमारे घर में रह सकते हैं। मुसीबत में पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। रात बीतते बीतते बारिश और भी तेज हो जाती है और पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ जाता है और हर तरफ बस तबाही और पानी ही नजर आने लगता है। अरे भाइयों, जिस बारिश को हम लोग खुशहाली की बारिश समझ रहे थे, अरे वो तो हमारे लिए तबाही लेकर आई। इस बारिश में तो हमारे जंगल के सभी पक्षियों के घर तबाह हो गए। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। जब तक ये बारिश और बाढ़ की आफत खत्म नहीं हो जाती, हम सब पक्षी मिलकर जंगल के सामुदायिक केंद्र में ठहर सकते हैं। अरे वो काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और बाढ़ से सुरक्षित है। सरपंच की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों की जान में जान आ जाती है और वो सब मिलकर जंगल के सामुदायिक केंद्र में पहुंच जाते हैं। सामुदायिक केंद्र में रहते हुए भी 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती है। अब तो भूख प्यास से भी पक्षियों का हाल बेहाल होने लगता है। तभी एक छोटा सा बुलबुल का बच्चा रोने लगता है। माँ, मुझे बहुत जोरों से शौच लगा है, मुझे शौचालय जाना है। माँ, बेटा, इतनी बारिश और बाढ़ में अब मैं तुम्हें कहाँ शौचालय लेकर जाऊँ? मुझे तो समझ नहीं आता कि इस आफत में तुम्हें कहाँ शौच कराऊं। बच्चे के बार बार कहने पर बुलबुल उसे पेड़ की डाल पर शौच कराने के लिए ले जाती है, लेकिन बच्चे के बैठते ही वो डाल टूटकर पानी में गिर जाती है। मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, पेड़ की डाल टूटकर बाढ़ में बह रही है। मुझे बचाओ वरना मैं भी बह जाऊंगा, बचाओ।
बेचारी बुलबुल माँ अपने बच्चे को बचाने का बहुत प्रयास करती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अपने बच्चे को बाढ़ के तेज बहाव में बहने से रोक नहीं पाती। मेरा इकलौता बच्चा इस बाढ़ में बह गया है। अब मैं क्या करूंगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भी बारी बारी इसी बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। ये सही कह रही हो बुलबुल बहन। 2 दिन से हम लोगों ने भोजन भी नहीं किया है, लेकिन शौचालय के बिना तो काम नहीं चल सकता है ना। अरे हम बड़े लोग तो किसी तरह रुके हुए हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह से समझाएं? पक्षियों की बात सुनकर तभी सरपंच तोता वहाँ आता है। आप सबका दुख और परेशानी मैं समझ सकता हूँ, किंतु मैंने इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय ढूंढा है। अरे क्यों ना हम सभी पक्षी मिलकर जंगल के दूसरे भाग में लगे बांस के पेड़ काट कर ले आएं और हम सब लोग मिलकर एक लकड़ी और बांस का शौचालय बना लें। इससे जब तक बाढ़ का पानी नहीं छटता है, हमारी शौचालय की समस्या हल हो जाएगी। मेरा बेटा तो इस बाढ़ में बह गया, लेकिन बाकी पक्षियों की सुरक्षा के लिए मैं भी बांस और लकड़ी काटने में आप लोगों की मदद करूंगी। सरपंच और बुलबुल की बात सुनकर सभी पक्षी सहमत हो जाते हैं। सभी के सहयोग और कठिन मेहनत से जल्दी ही एक लकड़ी का शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। अरे वह पक्षियों, देखा आप लोगों ने कि मिलजुल कर प्रयास करने से हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। आज आप सभी के सहयोग के कारण इस बाढ़ में भी हम लोगों ने शौचालय की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, हमें इस तरह के लकड़ी के घर भी बनाने होंगे ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी समस्या होने पर हम सब आराम से बांस के घर का उपयोग कर सकें। शौचालय घर तैयार होने के बाद सभी पक्षी निश्चिंत होकर शौचालय जा पाते हैं और लकड़ी के घर में रहकर बारिश से अपनी जान बचा पाते हैं। 2 दिन बाद बारिश थम जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते। ये कहानी है टुनटुनी नाम की एक चिड़िया की। उसकी 10 साल की बेटी थी। उसका पति कालू एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। कालू कौवे की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी पिंकी मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही है। अरे बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं है। क्या बात कर रही हो? जंगल के सभी घरों में तो लाइट चल रही है। रुको मैं देखता हूँ, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रही हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ। जल्दी दो भाई। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। टुनटुनी कालू कौवे को टॉर्च लाकर देती है। कालू फ्यूज ठीक करने जाता है। इसकी फ्यूज तो उड़ी हुई है। वो फ्यूज बनाने लगता है, तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से कालू कौवा झनझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी और पिंकी दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? पिंकी जल्दी से एम्बुलेंस बुला। देख तेरे पापा को क्या हो गया। टुनटुनी और पिंकी एम्बुलेंस से कालू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कालू को मृत घोषित कर देता है। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी टुनटुनी पिंकी को देखती, अरे कलमुही, तेरे ही चलते कालू की जान चली गई। अगर उस दिन कालू तुझे पढ़ता नहीं देखता तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करता और मेरे कालू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। तू चली जा मेरी आँखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चुप हो जा कमबख्त, मैं तुमसे जबान लड़ाना नहीं चाहती। तभी टुनटुनी को चक्कर आ जाता है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो माँ, तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। पिंकी टुनटुनी को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे बबली आंटी के पास जाना चाहिए, वही कुछ बताएंगी। पिंकी अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के यहाँ जाती है और सारी बात बबली को बताती है।
पिंकी देख बेटा, मैं तुझे एक सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक तरबूज का खेत है, वहीं से तू तरबूज ला और बेचकर उन्हें पैसे दे दे। बाकी अपनी कमाई अपने पास रखियो। आंटी आपने बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब पिंकी तरबूज बेचकर घर चलाने लगी। उधर टुनटुनी बीमारी रहती थी। ऐसे में एक दिन पिंकी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ, ये बार बार बेहोश हो जा रही हैं। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं माँ को नहीं खो सकती। पिंकी अपनी किडनी टुनटुनी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब टुनटुनी स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। टुनटुनी आराम करने लगती है। पिंकी तरबूज लेने के लिए खेत चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। टुनटुनी फोन उठाती है। पिंकी बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं टुनटुनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको ये किडनी दी है। टुनटुनी ये सब सुनकर सुन रह जाती है। जैसे ही पिंकी तरबूज बेचकर आती है, टुनटुनी उसके पैरों में गिर जाती है। पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। दोनों माँ बेटी मिलकर रोने लगती है।